आईएएस से एक गजल गायक कैसे बन गए? ये एक विवादित मुद्दा हो सकता है कि शख्सियत एक दिन में बनती नहीं है जी। जिसमें शायरी, साहित्य, संगीत, लोक कलाएं इनकी तरफ मुझे आकर्षित किया। फूल नजरों में खिलाने का हुनर रखते हैं, आपको दिल में बसाने का हुनर रखते हैं। वाह। एक जरा देर ठहरिए तो मेरे पहलू में, एक जरा देर ठहरिए तो मेरे पहलू में, बाखुदा होश उड़ाने का हुनर रखते हैं। कहते हैं कि यहाँ ईमानदार को काम नहीं करने दिया जाता है। काम नहीं करने दिया जाता, ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट हो सकता है। हम एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में काम करते हैं, उसको निरंकुश तो नहीं छोड़ सकते। इस वक्त की सरकार आपको कैसी लग रही है? योगी जी कैसे लगते हैं? हमने जिसको बहुत करीब से देखा, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सख्त प्रशासक छवि है, वेल मीनिंग है। पीसेस फ्री में क्वेश्चन आया, पंचर कैसे बनाते हैं? पंचर बनाना, अगर आप साइकिल की दुकान पे खड़े हुए होंगे तो उसके लिए किताब में ज्ञान नहीं है, वो बोलता है तो सारा जहां सुनता है, और हम हैं कि उसे देखते रह जाते हैं। सैद हवा है भीनी भीनी, धूप फजा में छाई है। बिखर गए तो संवरने का हुनर जानते हैं। आज हम बात करेंगे उस धाकड़ पर्सनैलिटी से जिनको आपने देखा होगा आईएएस के रूप में 11 जिलों में वो जिलाधिकारी रह चुके हैं और अपनी प्रशासनिक क्षमता से पूरे उत्तर प्रदेश में अपना लोहा मनवा चुके हैं। और साथ ही साथ आपने उनकी तमाम गजलें, नज़में और उनकी लिखी कविताएं भी आपने जरूर देखी होंगी। यूट्यूब पर आपने उनके गानों की लंबी चौड़ी लिस्ट भी देखी होंगी और आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे उस पर्सनालिटी से जो इस वक्त हमारे साथ भारत समाचार के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर हरिओम जी, जो पेशे से आईएएस हैं, अपनी प्रशासनिक क्षमताओं से वाकई में लोहा मनवा चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। सर, आपके बारे में कहा जाता है कि आप हर एक फन में माहिर हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि एक आईएएस से एक गजल गायक कैसे बन गए? सबसे पहले तो स्वाति हेलो, और स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आईएएस से गजल गायक हुआ या गजल लिखते पढ़ते गाते हुए आईएएस हुआ, ये एक विवादित मुद्दा हो सकता है कि शख्सियत एक दिन में बनती नहीं है जी। एक स्टूडेंट के तौर पे हम क्या लिखते पढ़ते सीखते बोलते हैं, कि लोगों के बीच में रहते हैं, कहाँ से निकल के आते हैं, आपकी तालीम कैसी होती है जी, ये आपकी शख्सियत को गढ़ती है। तो आईएएस तो देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम निकालना हर बच्चे का एक सपना होता है, खासतौर से जो पढ़ने लिखने में तेज हो। माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है। तो यूपी के एक छोटे से गांव से निकल के अमेठी जिले के कटारी से इलाहाबाद बच्चा जाता है, फिर जेएनयू जाता है, पढ़ने लिखने में हमेशा तेज होता है जी। तो माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि आईएएस बच्चा निकालता तो, और मेरी तकदीर अच्छी थी, किस्मत अच्छी थी, गुरुओं का आशीर्वाद था कि मैं आईएएस में भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग के साथ और उत्तर प्रदेश में मैं आया जी। तो आईएएस बन गया। लेकिन ये जो लिखने पढ़ने का, शायरी का, गजलों का जो शौक था जी, वो चूंकि मैं एक लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हमेशा से, हिंदी साहित्य जो डॉक्टर लगा हुआ है, ये मेरा पीएचडी हिंदी साहित्य में है। और गांव में रहते रहते मनोरंजन के साधन उस समय कुछ खास होते नहीं थे, तो एक लाइब्रेरी मुझे आसपास मिल गई थी कस्बे में जी। तो वहां से मैंने ये कहानियों की, कविताओं की, शायरी की किताबें उठ के पढ़ना शुरू किया। और ये 12वीं की बात है, जब मैं 12वीं कक्षा में था, बहुत यंग था। तो वो एक शौक लगा मुझे। संगीत मुझे आकर्षित करता था। गाँव में जो भी लोक संगीत की अपनी विधाएं होती थी, जो भी कानों में सुर पड़ते थे, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं इनकी तरफ खिंचता हूँ, एक मैग्नेट है इनमें। तो धीरे धीरे ये मुझे पता चलने लगा कि मेरे अंदर सुर है, ताल की समझ है। और जो फिल्मी गाने उसमें विविध भारती में बजते थे रेडियो में, तो हम लोग का बचपन था कि तो जो स्मार्टफोन और टेलीविजन बाद में आया। 10वीं कक्षा में मैं था तो टेलीविजन आया घर में, लेकिन उससे पहले हम लोगों की पसंद बन चुकी थी। तो रेडियो में जो मनोरंजन होता था, खेल, बाहर का खेल, लोक संगीत और वो कविताएं और किताबें, शायरी, कहानियां जो मैं पढ़ता था लाइब्रेरी की पुस्तक में, उसने मेरे व्यक्तित्व को गढ़ा। और एक उसमें आपको एक राग पैदा हुआ जिसमें शायरी, साहित्य, संगीत, लोक कलाएं, इनकी तरफ मुझे आकर्षित किया। तो आप कह सकते हैं कि वहां से एक बीज जो आया वो धीरे धीरे वो और पुष्पित पल्लवित हुआ, आगे चल के मेरी शख्सियत का एक बड़ा हिस्सा बना, एक पहचान बना मेरी। आपकी एक नज्म है, तालियां नहीं बज रही तो हुनर को तराशने की जरूरत है। सर, इस पर जरा आप ब्रीफ
कुछ बताना देखिए, चाहे। मैं आपने जो पहली लाइन पढ़ी हाँ, उसके पहले एक 4 लाइनें मेरी और थी कि जी। फूल नजरों में खिलाने का हुनर रखते हैं। हम्म, फूल नजरों में खिलाने का हुनर रखते हैं, आपको दिल में बसाने का हुनर रखते हैं। वाह। एक जरा देर ठहरिए तो मेरे पहलू में, एक जरा देर ठहरिए तो मेरे पहलू में, बाखुदा होश उड़ाने का हुनर रखते हैं। क्या बात तो है। ये 4 लाइनें पहले थी, और जो आपने पढ़ी हाँ, कि बिखर गए तो संवरने का हुनर जानते हुनर हैं, जानते हैं। जो डूब जाएं उबरने का हुनर जानते हैं, और बचाए रखिए जरा हमसे नजर वरना हम, बचाए रखिए जरा हमसे नजर वरना हम, नजर से दिल में उतरने का हुनर जानते हैं। वाह, क्या बात है। तो ये मेरी नज़में हैं जिसको लोगों की बड़ी मोहब्बत मिली। हाँ, मेरी शायरी है, तारुफ में मेरे ज़्यादा नहीं कुछ, कलम है और थोड़ी मुस्कुराहट। तो ये मेरा परिचय है। क्या बात है। और बड़ा हुआ न कभी और मैं बच्चा भी नहीं, बड़ा हुआ न कभी और मैं बच्चा भी नहीं, दिमाग ज़्यादा नहीं, अक्ल का कच्चा भी नहीं, और तुम्हारे काम का हो पाऊँ ये नामुमकिन है, तुम्हारे काम का हो पाऊँ ये नामुमकिन है, जी। बुरा भी मैं नहीं हूँ और मैं अच्छा भी नहीं। वाह सर, क्या बात है। सर, बड़ी बात यह है कि इतनी बिजी लाइफ होती है, आप लोगों की व्यस्ततम लाइफ है, उसके बाद भी अपना पैशन और अपना पेशा दोनों को मेंटेन कैसे रख पाते हैं आप? जो हमारा कामकाज है, जो हमारा पेशा है, जो हमारी जॉब है, वो भी पब्लिक सर्विस की जॉब है। जी। लोगों का भला करने के लिए है, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए है, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं हम लोग चलाते हैं, विकास की चीजें ले जाते हैं सरकार की तरफ से। तो वो तो अपना टाइम है, आपका काम करते हैं आप ऑफिस में, लेकिन हर किसी की अपनी पसंद नापसंद, उसकी हॉबीज होती है, पैशन होता है, कुछ ना कुछ हम करते हैं। आपको याद होगा कि जब हम सभी लोग पहले किसी इंटरव्यू के लिए जाते थे तो हमसे पूछा था आपकी हॉबी क्या है। हाँ, बिल्कुल। तो वो हॉबी हम सभी की होती है, हम सभी वो हॉबी रखना चाहते हैं और कुछ ना कुछ हमारे पास होता भी लेकिन आजकल टाइम नहीं रहता लोगों के पास अपनी हॉबीज के लिए। आप इतने बिजी होने के बाद आपके पास टाइम, ये एक एक्सक्यूज हो सकता है, एक प्रिटेक्स्ट है। जी जी। कि जैसे ही हमारा सिलेक्शन हो जाता है, हम नौकरी पा जाते हैं, तैसे हम हॉबी वाला जो चैप्टर है उसको हटा बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। शायद वो जरूरी इसलिए है कि जो एक रूटीन लाइफ है उससे अलग जाके कहीं न कहीं जो चीजें हमें सुख देती हैं वही हमारी हॉबीज है, जिनके लिए कोई सुपरविजन नहीं चाहिए, जिनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, हमें कोई सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा, कोई जज नहीं कर रहा है, कोई हमारे ऊपर सुपरविजन नहीं कर रहा है। ऐसी चीजों में अगर हमारा मन लगता है, वो कुकिंग हो सकती है, वो आर्ट का कोई क्षेत्र हो सकता है, वो ट्रैवलिंग हो सकती है, वो पढ़ना लिखना हो सकता है, संगीत हो सकता है, नृत्य हो सकता है, कुछ हो सकता है जो हम सिर्फ अपने सोल को, अपने इनर सेल्फ को एनरिच करने के लिए करते हैं। रोजी रोटी सबके पास है, सब अपना काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी चीजें जो आपको सुख देती हैं उनको कभी मत छोड़िएगा। अच्छा, YouTube पे आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का जो कि जमाना है, YouTube पर भी हम लोग देखते हैं आपके गानों की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप बॉलीवुड से भी बड़ा इत्तेफाक रखते हैं, मतलब पहुंच आपकी बॉलीवुड तक है, रसूख आपका वहां तक है। मतलब एक कहा जा सकता है कि आपको लोग पहचानते हैं, आपकी आवाज, आपकी क्वालिटी, आपका हुनर जो आपके साथ चलता है। सर, ये ग्रेजुअली हुआ है, धीरे धीरे। मैं तो अपने लिए लिखता पढ़ता गाता हूँ, मैं कोई इससे कुछ पाना नहीं कनेक्ट कर लेते हैं। मैं चाहता नहीं हूँ पाना इससे कुछ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इससे कोई चीज हासिल करना चाहता हूँ। मैं निश्चल भाव से मैं इसको एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल। और वो जब लोग भी चाहते हैं कि कोई अच्छी चीज उनके सामने आए, उनको सांसारिकताओं से, भौतिकताओं से थोड़ा सा दूर ले जाए, थोड़े समय के लिए वो उसको एंजॉय करें, तो मेरी जो पोइट्री है, मेरा म्यूजिक है, मेरी गजलें हैं, वो YouTube आपने सुना होगा, कुछ फिल्म सॉन्ग्स भी उस पर मैंने गाए हैं अपने अंदाज में, कवर सॉन्ग भी किया है। तो वो कहीं ना कहीं लोक रंजकता हमारा अपना, हमारा सुख तो है ही, लेकिन लोक रंजन भी है उसमें, लोग उसको देख के खुश हो जाते हैं। एक छोटे से गांव से आप निकल कर आए, कैसी देखी लाइफ, पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, पिताजी के अनुभव क्या रहे, कुछ छोटा बहुत किस्सा अगर आप देखिए, बहुत किस्से हैं, बहुत किस्से हैं। गांव का बच्चा जब निकलता है उसको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं होता है, रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है। हमारा दौर था 80s का, जब मैं 10वीं 12वीं में था, तो वहाँ तो लोग
आईएएस और ये सब कुछ जानते नहीं थे। वहाँ तो ये था कि भाई दरोगा, तहसीलदार और ये सब उनको लगता था कि भाई दैट इज द अल्टीमेट गोल, कोई नौकरी सरकारी मिल जाए। वैसे हम बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो छोटी मोटी दुकानें लगा के काम काज करने वाले लोग आसपास की, भाई पढ़ाई लिखाई ज्यादा करके क्या करोगे जी। तो लेकिन हमारे गुरुओं को लगा कि इस बच्चे में कुछ खास बात है, तो वो हमेशा मुझे कहते थे कि देखो तुम पढ़ के आगे निकल सकते हो, अगर तुम यहाँ से थोड़ी मेहनत करो तो यहाँ से निकल सकते हो। और हमारे फादर ने कहा था भाई मैं देखो ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन एक कोई कलेक्टर होता है, मैंने सुना है, कलेक्टर जिले का अधिकारी होता है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कलेक्टर बनना। अब वो कैसे बनना है, उसका कोई एग्जाम होता है, क्या होता है, उनको नहीं पता। तो उनको ये था कि भाई तुम निकलो यहाँ से जी। और हालात ऐसे थे कि वो ज्यादा पढ़ नहीं पाए, लखनऊ आए थे ग्रेजुएशन करने, लेकिन फिर उनके फादर नहीं रहे तो उनको वापस जाना पड़ा गाँव। तो उनका देखो मैं तो ज्यादा पढ़ नहीं पाया जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है वो आगे जाएं। तो वो एक रोशनी और मेरे गुरुओं का एक आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, वो लेके मैं उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया। फिर मुझे लगा कि शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक स्टैग्नेट करने जा रही है, कर रही है, या हो सकता है कि मैं तो एक और आगे का रास्ता जो मैं जेएनयू चला गया जी। उसके बाद तो जेएनयू चला गया मास्टर्स करने के लिए। तो वो एक रास्ता धीरे धीरे दिखा। संघर्ष तो इतना था कि लोग किताबों में मुझे वो गरीबी देखने को नहीं मिली, लेकिन मेरे आसपास जो परिवेश था वो गरीबों का था, किसानों का था, मजदूरों का था, खेत खलिहान का था। देखा है आपने सारी चीजें। खेत बाग थे, अभाव थे, कच्चे घर थे, वो सारे चीजें मैंने देखी और किताब में पढ़ के वो नहीं देखा, मेरी जिंदगी में है। और शायद वो अवधि का जो एरिया है तो शब्दों का जो भंडार मेरे पास है, बोलचाल का रच बस गया। तो मेरी संवेदना, मेरी समझ, मेरी बुद्धि, मेरा व्यक्तित्व जो है कई चीजों का मिला जुला रूप है। और ये मुझे समझ है कि अगर हिंदी बेल्ट को तरक्की में ले जाना है तो शिक्षा जो है वो उसको बहुत क्वालिटेटिव एजुकेशन भी चाहिए। जरूरी है। अब 100% एलिमेंट्री एजुकेशन तो सबको मिल ही रही है, फ्री एजुकेशन, लेकिन उसको उसकी क्वालिटी को बढ़ाना होगा और अपने होराइजन को विस्तृत करना होगा। अच्छा सर, आपको लिखने का भी बहुत शौक है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। आपकी जो किताब है, आपने बताया अभी मुझे कुछ देर पहले, कैलाश मानसरोवर, ये बड़ी सुपर हिट रही है जी। इस बुक के बारे में आप कुछ बताना चाहें? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत किताबें लिखी और ये कैलाश मानसरोवर जो किताब है जी, ये मैं 2019 में भोलेनाथ का जो दरबार है जिसको कैलाश मानसरोवर कहते हैं, वहाँ पे मुझे जाने का अवसर मिला जी। और ये ट्रैवलॉग है, इसमें यात्रा वृत्तांत है जिसमें 8 सहयात्री हम लोग साथ में थे और वो 11 दिन की जर्नी है। तो ये किताब लोगों को बहुत पसंद आई। तो मैं बहुत खुश हूँ कि एक साहित्यिक जो तीर्थयात्री है, जब वो कहीं धर्मस्थल पे जाता है या आस्था के केंद्रों पे जाता है तो उसके मन में क्या विचार आते हैं, वो इस पुस्तक में है। ये बड़ा पॉपुलर रहा, पहले ये हिंदी में था लेकिन अब इसका इंग्लिश जो एडिशन है वो भी आ गया है। आप जरूर इसको पढ़ें। और साथ ही साथ सर, एक ये बुक जो थी आपकी, तारीख हमें साथ लिए जाती है, इस बुक के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये किताब मेरी अभी ताज़ा किताब है जो अभी 2 महीने पहले ही आई है और इसमें मेरी कविताएं हैं। पिछले 10-11 साल में जो कविताएं मैंने लिखी तो उन कविताओं का संकलन है। तो ये पहले एक मेरी कविताओं की किताब और आई थी 2011 में, जो कपास के अगले मौसम में, लेकिन ये लेटेस्ट बुक है। तो मैं जो है वो सभी दोस्तों से कहूँगा कि ये किताबें अगर आप कहीं मिल जाएं तो अमेज़ॉन पे सारी किताबें उपलब्ध हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसमें कविताओं का संकलन है, छोटी बड़ी तमाम कविताएं हैं। तो एक कविता में ऐसी ही जो मुझे खुल गई। बिल्कुल सर। प्रेम, इस कविता का शीर्षक है प्रेम। प्रेम पे हम सभी लोग बहुत लिखते पढ़ते हैं, लेकिन जो नजरिया इस कविता में है प्रेम का, वो आप सुनिए। मैंने पूछा प्रेम क्या है। हम सभी पूछते हैं जी। कभी पूछ रहा है, मैंने पूछा प्रेम क्या है। उसने कहा, ताकतवर के लिए प्रेम जीत का पहला अस्त्र है और कमजोर के लिए हार टालने की अंतिम प्रार्थना। मैंने पूछा, और शेष के लिए? उसने हंसकर कहा, उनका काम प्रेम से नहीं चलता, उन्हें जिंदगी में और भी बहुत कुछ चाहिए। तो ये एक छोटा सा थॉट है प्रेम के बारे में। बहुत शानदार है सर। बिल्कुल। अब 11 जिलों में आप जिलाधिकारी रह चुके, एक बड़ी चुनौती आपने फेस की होगी। कई बार ऐसे कुछ कड़वे अनुभव भी रहे होंगे आपके साथ, जो सोशल मीडिया पर भी हैं, बहुत सारे लोगों ने देखे हैं। क्या देखा सर आपने इन 11 जिलों में? किस तरीके के एक्सपीरियंस रहे आपके साथ? मैं उन गिने चुने
सौभाग्यशाली अधिकारियों में से हूँ जी, जिन्हें उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में जिलाधिकारी के रूप में यहाँ की जनता का सेवा करने का अवसर मुझे मिला। जी, पूर्वांचल के तमाम जिले जहाँ मैं पोस्टेड रहा, पश्चिम में भी मैं सहारनपुर और मुरादाबाद में पोस्टेड रहा, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, मुरादाबाद, ऐसे जगहों पे मैं रहा। तो हर जगह की अपनी प्रॉब्लम्स, कहीं गरीबी ज़्यादा है, कहीं अशिक्षा ज़्यादा है। तो हम लोग का काम ही है एज कलेक्टर ये है कि जो सरकार की विकास की योजनाएं हैं उनको धरातल तक ले जाना, गुड गवर्नेंस जो है वो देना हम सबका एक टास्क है। अब इधर इतनी चीज़ें पारदर्शी हुई हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, कंप्यूटराइजेशन हो गया है, अधिकारियों की जवाबदेही तय हो गई है, तो बहुत स्मूथ ये सारी चीजें हो गई। जब हम लोग कलेक्टर हुआ करते थे तो तंत्र उतना मजबूत नहीं था, उतना पारदर्शी नहीं था, मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा था। तो सरकारी दफ्तरों की जो एक छवि थी रेड टेपिज्म वाली, हाँ, लाल फीताशाही वाली की काम होने में बड़ी दिक्कत होती है। अब तो टाइम बाउंड है, IGRS हो गया, एक इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम हो गया, तो अब सब चीजें मॉनिटर्ड भी होती हैं, टाइम बाउंड भी हो गई हैं, ट्रांसपेरेंसी अधिकारी जवाबदेह भी हैं, ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है, और लोगों को अपने कहीं न कहीं पॉलिटिकल एजुकेशन भी हुई, उनमें अवेयरनेस भी आई है। तो वो अपनी बातों को हायर फोरम्स पे रख भी सकते हैं। और सारे सीनियर ऑफिसर्स, इवन माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार जनता दर्शन करते हैं, और हम सभी लोग जो है वो पब्लिक से लगातार मिलते हैं। तो फील्ड के ऑफिसर्स, हम लोगों ने उस समय आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को, गाँव में चौपाल लगाना, जो अपना थाना दिवस, तहसील दिवस और ब्लॉक दिवस, इस तरह की जो शुरुआती मैकेनिज्म थे, उसके तहत जनता की जो समस्याओं का बेहतर तरीके से करने की कोशिश की, विकास की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने की कोशिश की, जन सुनवाई के जरिए लोगों में एक विश्वास सरकार जागृत किया। अच्छा सर, आपने भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश से आपका खुद ही आप ताल्लुक रखते हैं, कहते हैं कि यहाँ ईमानदार को काम नहीं करने दिया जाता। एक IAS ऑफिसर के रूप में आप इसको किस तरीके से, आपको लगता है कि कुछ ऐसा होता है कि यहाँ ईमानदारों को काम नहीं करने दिया जाता? नहीं, ऐसा नहीं, फ्लैट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कोई। ईमानदारी तो बहुत जरूरी है कामकाज में जी। और काम नहीं करने दिया जाता, ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट हो सकता है। हम एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में काम करते हैं। हम किसी को भी, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई और मतलब पब्लिक डोमेन में काम करने वाला शख्स हो, उसको निरंकुश तो नहीं छोड़ सकते। कहीं ना कहीं एक कोड ऑफ कंडक्ट उसके ऊपर, जैसे कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, एक स्कीम, गाइडलाइंस, प्रोसेसेस, उसको तो फॉलो करना होगा। और जो पब्लिक मैंडेट है, जैसे जो सरकार होती है वो पब्लिक का मैंडेट लेके आती है, इलेक्शन जीत के आती है, उसको वोट लेके आती है, तो उनकी बात हमें सुननी है बिल्कुल। और उनकी जो सही चीजें हैं, जो जेन्युइन बातें हैं, उनको सभी जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको मानना ही है। तो ये कहना कि काम नहीं करने दिया जाता, तो वो ठीक बात नहीं है। खूब काम करने दिया जाता है जी। बस ये है कि आप में थोड़ा सा जो वो शक्ति और उसका जो अथॉरिटेटिव जो एटीट्यूड है, और बहुत रफ कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी का कहना नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, वो तो नहीं चलता पब्लिक डोमेन में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर भी बहुत होते हैं अधिकारियों के, जिसने परफॉर्म अच्छा नहीं किया उसको ट्रांसफर कर दिया गया। जैसा कि आपसे लगातार बात हो रही है, एक बड़ी बात यह है कि वर्तमान में जो IAS लॉबी है उसमें किस तरह की परेशानी आपको दिखती है? आपको लगते हैं कि आपने हालांकि बताया कि अब बहुत ट्रांसपेरेंसी है, फिर भी ऐसी कोई समस्याएं जो आप बताना चाहें? ट्रांसफर तो हमेशा होते रहे हैं, लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि स्थायित्व भी काफ़ी है। तो आपको काम करने की पूरी छूट है। आप अगर अच्छा काम करते हैं, जनता उसकी सराहना करती है, तो आपकी छवि भी अच्छी होती है, आप डिलीवर भी अच्छा करते हैं, और आपको मान सम्मान भी मिलता है। एक और सवाल है, 5 साल आप मुख्य धारा में नहीं रहे, उस वक्त का एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों को जरूर शेयर करना चाहें आप, तो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या किया उस वक्त? देखिए, ये तो सरकार का अपना आउटलुक है कि किस अधिकारी को कहाँ रखता है, कहाँ रखती है सरकार, कहाँ उसके प्रतिभा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो 5 साल जो मैं, जिसको आप मुख्य धारा आप कह सकते हैं कि मैं नहीं था, सामान्य प्रशासन में मैं सेक्रेटरी था, लेकिन वो एक वरदान के तौर पर मुझे मिला कि मैं 19 में बाबा भोले की यात्रा पे नहीं जाता, तो समय मुझे इतना मिला कि मैं उस यात्रा पे 12 दिन के लिए गया। तो ये किताब नहीं आती जो दर्शकों को बहुत प्रिय लगी, बहुत अच्छी चीज़ लगी। मैं संगीत में उतना उतर नहीं पाता, मैंने अपने आप को जो शास्त्रीय संगीत है उससे रूबरू कराया,
परिचित होना शुरू किया, मैं रियाज कर पाया, मैं लोगों के बीच में एज कवि एज शायर जा पाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे जगह जगह ऑब्जर्वर बना के भेजा, तो मैं फिर से भारत दर्शन कर पाया, सभी प्रदेशों में जाके मैंने चुनाव कराए। तो वो सारे अनुभव मुझे वो 5 साल के दौरान, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं इतना कुछ पढ़ा, टफनेस नहीं, मैंने रामचरितमानस कई बार पढ़ा। उस नॉर्मली क्या होता है कि लोग अखंड रामायण के तौर पे उसको पढ़ते हैं और उसका अर्थ या मर्म नहीं समझते। जी जी। तो मैंने वो किताब 2-3 बार उस दौरान अपने ऑफिस में रखी थी। मैंने उसको साहित्य के तौर पे एक जो है वो भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण साहित्य रचना के तौर पे भी उसको पढ़ा। तो मेरे लिए तो इंटेलेक्चुअली बहुत फुलफिलिंग और एनरिचिंग पीरियड था वो। और जहाँ तक लोगों से कनेक्ट होने का जो मौका मिला मुझे, वो देश भर में, अपने प्रदेश में, और उस दौरान एक और मुझे चीज़ मिली कि मैं जिम्बाब्वे, मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बना के जिम्बाब्वे का जो राष्ट्रपति का चुनाव था उसको देखने के लिए, ये बड़ी उपलब्धि थी। तो वो बिकॉज ऑफ वो जो 5 साल था, लोगों को लग रहा था कि मैं किनारे आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मुझे लगा कि वो एक तरह से जैसे आपके लिए कोई एक डिजाइन बना के कुदरत रख देती हो, ईश्वर रख देती हो आपकी तकदीर में कि ये 5 साल आपको दिया जाता है, आप अपने आप को जितना समृद्ध कर सकते हैं शैक्षिक रूप से, संवेदना के स्तर पर, संगीत और शायरी और कलाओं के क्षेत्र में, उतना तो मुझे लगता है कि ये वरदान था। थोड़ा पर्सनली अगर आपसे जानना चाहे तो आपकी लाइफ पार्टनर जो है मालविका जी, वो भी बड़ी फेमस हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहें। आपकी लव स्टोरी शादी तक कैसे पहुंची, क्योंकि इसकी भी बड़ी चर्चा है, कितना सपोर्ट मिलता है फैमिली से, अपनी वाइफ से, कुछ बताना चाहें? नहीं, पूरा सपोर्ट मिलता है। हम लोग साथ में पढ़ते थे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में साथ में थे, एक क्लासमेट थे, और कालांतर में वहाँ रहते रहते 2-3 साल के बाद हमारी दोस्ती हुई जी। और उस समय हम स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ बनना है, पता नहीं क्या बनेंगे। तो एक दोस्ती हुई और फिर इत्तेफाक से मैं IAS हुआ जी। तो मैंने तय किया, घर वालों को मैंने बताया कि इन्हें शादी इन्हीं से करनी है। और थोड़ा बहुत खींचतान और छीन झपट, और उसके बाद फिर अंततः हो गया, मान लिया, घर वालों ने मान लिया जी। तो मालविका ने भी जो है वो अच्छी कविताएं करती हैं, गाती हैं, और वो माहौल एक अच्छा रहता है जी। तो अच्छा चल रहा है, मतलब अच्छी चल रही है लाइफ। रंग पैराहन नाम से आपका एक पहला जो म्यूजिक एल्बम था, उसके बारे में कुछ बताना चाहे? साल 2006 में जब आया था ये। वो रंग पैराहन एक तरह का रिहर्सल था। अच्छा। मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं फ्यूचर में गाऊंगा कि नहीं गाऊंगा जी। ऐसे इत्तेफाक से जब मैं जहाँ रहता था तो संगीत मुझे आकर्षित करता था। हाँ। तो ये गोरखपुर की बात है और मैं वहाँ पे कलेक्टर था, तो कुछ लोगों से जो वहाँ संगीत शिक्षा देते थे और आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप रिकॉर्ड क्यों नहीं करते कुछ? तो मैंने कहा कि भाई मैंने कभी सोचा नहीं। तो एक तरह से वो घरेलू प्रोडक्शन जैसा था उनका, चलिए आप जो कुछ भी गाते हैं, जो कुछ भी अच्छा लगता है आपको, वो आप करिए, रिकॉर्ड करते हैं हम लोग जी। तो रंग पैराहन में मेहंदी हसन साहब की गाई हुई कुछ गजलें, कुछ अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन जिनको मैं एडमायर करता था, उनकी कुछ गजलें, और एक आध मेरी अपनी नई चीज। तो वो उसमें ऐसे कैसेट बनाया गया। तो उसको रिलीज कराने के लिए हमने उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन को बुलाया, और उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी। तो उन्होंने कहा कि आप तो कलाकार हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो कला तो शौक है मुझे। बोले नहीं, आपकी आवाज़ में वो बात है, आप अगर रियाज करेंगे तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो वो एक सेंटेंस था, मुझे लगता है कि उसका बड़ा योगदान था कि मैंने सोचा कि अच्छा ये कह रहे हैं, नहीं, हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या है, आपकी आवाज़ में वो बात है, अगर आप मेहनत करें, रियाज करें और ओरिजिनल चीज़ें गाएं। उन्होंने कहा कि देखिए आप हमें गा रहे हैं, मेहंदी हसन साहब गा रहे हैं, ठीक है, रियाज के तौर पे सीखने के लिए ठीक है, लेकिन आप नया करिए, अपना करिए। तो वो एक टर्निंग पॉइंट वहाँ से था मेरे दिमाग में। बात है कि नहीं, मुझे रियाज करना है, मुझे शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी करनी है और ओरिजिनल संगीत। अच्छा सर, अब थोड़ा पॉलिटिकल जाएंगे। ये बताइए आप, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि उतने कंफर्टेबली इसमें आंसर देंगे, इस वक्त की सरकार आपको कैसी लग रही है? आप खुद उस वहां पर है, कौन सा राजनेता आपको अच्छा लगता है? अगर कुछ बताना चाहे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है आपके लिए, लेकिन आपकी मर्जी। नहीं, मैं हम योगी जी कैसे लगते हैं? हमने जिसको बहुत करीब से देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इसलिए नहीं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, इसलिए भी कि एज कलेक्टर
एज कलेक्टर मैंने उनको देखा है जब वो सांसद थे गोरखपुर के। उसके बाद एक मुख्यमंत्री के तौर पे वो आते हैं 5 साल के लिए, फिर मुख्यमंत्री के तौर पे दोबारा आते हैं। तो आप ये समझिए कि जो 25 करोड़ आबादी का जो प्रदेश है, वो अगर किसी राजनेता को इतना चाहता है, इतना सम्मान देता है, इतनी जगह देता है, अपने दिल में जगह देता है, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि जो एक तो नॉन इंटरफेयरिंग, कामकाज में हस्तक्षेप नहीं है, और हमेशा ये कहते हैं जो सही है वो करिए, जो ठीक लगे वो करिए। कुछ दबाव रहता है क्या कभी उनका, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई दबाव नहीं रहता। और ऐसे तमाम विभाग हैं जिनके वो स्वयं मंत्री जी भी हैं। जी। तो उनके अधिकारियों का भी फीडबैक ये है। हमारा भी एक विभाग है सैनिक कल्याण का, जिसके वो मंत्री हैं मुख्यमंत्री होने के साथ साथ। और मैं चूंकि उनकी कार्यशैली को निजी तौर पर भी जानता हूँ, और एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी मैं पिछले 2.5 साल से उनकी कार्यशैली को देख रहा हूँ और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही इम्प्रेसिव एक स्टेट्समैन है, जिनके प्रति सम्मान लोगों के दिल में है। और वो सिर्फ इसलिए कि वो जो पर्सनल ऑरा उनका है वो है ही है एक प्रीस्ट का, लेकिन जो एक स्टेट्समैन वाला, जो एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी जैसे आपने सवाल पूछा, तो उसमें भी वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सख्त प्रशासक छवि है, वेल मीनिंग है, और सेंसिटिव हार्ट है। मतलब ये भी मैंने देखा कि सेंसिटिव हार्ट है, जो गरीबों के, मजलूमों के लिए जो नया करना है, जो अच्छा करना है, जो डेवलपमेंट करना है, उस पर भी उनकी नजर रहती है। बिल्कुल। गोरखपुर में भी आप रह चुके हैं, गोरखपुर से जुड़ा कुछ अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी रही, जो थोड़ा बहुत बताना चाहें आप? बहुत कुछ 2.5 साल में रहा, तमाम तरह की चीजें रही। बहुत उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष में थे, तो चीजें बहुत अनुभव है। गोरखपुर के अलावा भी तमाम जगहों का, उसमें कुछ खास मैं इंगित नहीं करना चाहता, लेकिन वहीं से सीख के हम लोग भी लर्निंग फेज में थे लगातार। अब एक लंबा सर्विस का अनुभव, अब तो 25 साल सर्विस में गुजारने के बाद एक समझ बूझ, मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो हमारे अंदर भी आई। तो तमाम अनुभव मुझे मिले, और हर जगह से आप सीखते चलते हैं। जी सर, आपका जो विभाग है समाज कल्याण, उसमें कितनी चुनौती आपको लगती है अभी? समाज कल्याण बहुत बड़ी चुनौती वाला, खासतौर से ये ऐसा विभाग है जो करोड़ों फैमिलीज से जुड़ा हुआ है, उनके चेहरे पे मुस्कान लाता है। हमारा जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, आप देखिए कि 60 लाख बुजुर्गों को हम पेंशन देते हैं। स्कॉलरशिप है बच्चों को, तमाम बच्चे ऐसे हैं अगर उनको स्कॉलरशिप ना मिले तो उनकी पढ़ाई आगे नहीं चल सकती। वो तकरीबन हम 15 से 20 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। ओल्ड एज होम, जिनका कोई घर नहीं है, ऐसे बुजुर्गों का, उनके लिए हर जिले में एक ओल्ड एज होम है। ऐसे सैकड़ों स्कूल हमारे पास जो कक्षा 6 से 12 तक की एजुकेशन देते हैं, और जो निःशुल्क हैं, आवासीय हैं, खाना पीना, भोजन व्यवस्था, चिकित्सा और शिक्षा, ये मुफ्त है। तो उसमें हमारे 40,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो आप देखें कि एक नंबर ऑफ स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स विच वी रन, ये समाज कल्याण विभाग के ट्रांसजेंडर को हम एक रिस्पेक्ट देने का काम कर रहे हैं। एक सेगमेंट हमारा है ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, हमें भी आपने देखा होगा कि एक बड़ा हमने ट्राइबल फेस्टिवल किया 7 दिन का। तो समाज कल्याण जो हाशिए पर जो तबका है समाज का, उसको एक सम्मान, उसकी वेलबींग, उसके वेलफेयर, उसको एजुकेट करने का काम ये समाज कल्याण करता है। तो इट्स नॉट ओनली ए हरकुलियन टास्क, लेकिन ये एक पुनीत कार्य भी है। तो समाज कल्याण बहुत चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है, सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति आता है वो कहीं ना कहीं हाशिए पर होता है, और उसको हमें सपोर्ट करना होता है। बिल्कुल, आप जैसी कहा जा सकता है प्रशासनिक क्षमता देखकर और आपकी जैसी पर्सनालिटी देखकर बहुत सारे बच्चे तैयारियां भी कर रहे हैं आईएएस बनने की। सर, एक सवाल आपने भी देखा होगा, इस वक्त जो पीसीएस प्री में क्वेश्चन आया, पंचर कैसे बनाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जब आप देखते हैं कि आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, क्या रिएक्शन रहता है? सर, बड़ा वायरल रहा ये एग्जाम। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी बच्चों को कि आईएएस जो एग्ज़ाम है या पीसीएस एग्ज़ाम है,
उसमें कोई सिलेबस एज सच वो इंडिकेटिव सिलेबस है, उसमें आपको एक सजग जो विद्यार्थी की तरह तैयारी करनी चाहिए कि जो कुछ भी हमारे आसपास घट रहा है, जो किताबों में है वो तो हमें पढ़ना ही है, बिल्कुल, लेकिन जो घट रहा है वो जो न्यूज में आ रहा है, कंटेम्प्रेरी एक्टिविटीज क्या हो रही हैं और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्या आते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उसको आपको खुली आंखों और खुले कान देखना सुनना है। तो कहीं ना कहीं उससे सवाल आते हैं, आ जाते हैं। तो जिंदगी कहते हैं ना कि किताब में नहीं है, किताब में जिंदगी का वो हिस्सा है जो उसके राइटर ने देखा है जी। जिंदगी तो बिखरी पड़ी है चारों तरफ। हाँ। तो अगर आप इस तरह देखेंगे कि बहुत बुकिश होके इन एग्जाम्स को आप नहीं निकाल सकते, आपको हार्डवर्क तो करना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक साफ सुथरी निर्मल बुद्धि के साथ जो सब कुछ सीखने के लिए तैयार है, जो कहते हैं ना कि भाई पूर्वग्रह ग्रस्त होकर नहीं चलना है। तो पंचर बनाना, अगर हम कभी किसी ठेले पे और साइकिल पे, जैसे एक मेरा रील आया था कि मैं आम खरीद रहा था, मुझे आम का बड़ा शौक है एंड मैं अभी भी बता देता हूँ दर्शकों को कि मैं घर की सब्जी और आम खरीदने में बहुत मजा आता है मुझे, मतलब फल खरीदने में या ग्रोसरी का सामान लेने में। तो मुझे लगता है कि मैं एंजॉय करता हूँ उसको। अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो आपको रेट पता नहीं चलेगा किसी चीज का। आप पढ़े लिखे हैं, हो सकता है कि आप ऐसे महकमे में तैनात हो जाए एज ऑफिसर जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, आपको यही पता नहीं कि गेहूं और आटे दाल का भाव जिसको कहते हैं वो नहीं पता है। तो एक अधिकारी होने का ये मतलब नहीं कि आप जो है वो पब्लिक से डिस्कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल सही। या पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं कि कमरा बंद कर लें और किताबों में सर खपा दें, बुक लवर बन जाए। आपको ओपन माइंडेड होना बहुत। तो पंचर बनाना, अगर आप साइकिल की दुकान पे खड़े हुए होंगे तो उसके लिए किताब में ज्ञान नहीं है, वो पंचर कैसे बनाते हैं साइकिल वाला सिखा देगा। बिल्कुल। रिक्शा कैसे चलता है रिक्शे वाला सिखा देगा। ठेले पे आम, आलू और प्याज कितने मिलता है सब्जी की दुकान पे मिल जाएगा। आराम से। क्यों नहीं, राजनीति बदल जाती है प्याज के दाम पे तो बिल्कुल सर, आपने बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर आज बातचीत की। आपने बताया कि क्या क्या चुनौतियां रही और किस तरीके से आपने उनको टैकल किया। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि एक आईएएस अफसर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है समाज में अपने आप को प्रूफ करना, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां आप लोग देखते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कई बार दबाव भी होता है शासन प्रशासन का, किस तरह की लाइफ होती है, फैमिली आपको कितना आपको सपोर्ट मिलता है? ये बहुत सपोर्ट मिलता है। हमारी 2 बेटियां हैं, बहुत घर रौनक से भरा रहता था। हाँ। अभी तो सब बाहर पढ़ रही हैं और घर तो क्या पूरी कायनात महक उठती है। बेटियां जब कभी पहलू में मुस्कुराती, मेरा एक शेर है, तो उससे घर में कभी ये नहीं रहा कि कोई सपोर्ट एज सच। तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हम तो जॉइंट फैमिली वाले थे, घर में अम्मा बाबू अभी भी हैं, भाई और भाभी और उनके बच्चे। लेकिन जब से सर्विस में आए तो हम लोग तो जहाँ रहते हैं वहीं तो लिए फिरते हैं सर पे अपना डेरा जैसा, कि अपना बस्ता और अपना घर और अपना बिस्तर। अब तो लखनऊ में थोड़ा डेरा 10 साल से हो गया, नहीं तो जिले जिले घूमते रहते थे। तो वो चीज़ जो है वो अच्छा रहा। चुनौतियाँ तो पर्सनल फ्रंट पे देखिए, कार्ल मार्क्स का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा, मार्क्सिज्म जहाँ से निकला। हाँ। तो मार्क्स यूज्ड टू से कि भाई यू बिकम योर जॉब, आप अपनी नौकरी हो जाते हैं, आप जो काम करते हैं आप वही हो जाते हैं 24 घंटे। तो जबकि आपको नौकरी नहीं बनना चाहिए, आप जो है वो इंसान हैं, नौकरी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो इसी तरह आपको ये देखना होगा कि आपकी जॉब अपनी जगह है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ अपनी जगह, आपकी फैमिली अपनी जगह है। आप दोस्तों से कभी नहीं मिलते। सोशल मीडिया इज ए वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ पे रियल नहीं है कुछ भी। ऐसे दोस्त जिनसे आप गुड मॉर्निंग करते हैं, अगर आप उनसे कभी मिलते नहीं हैं तो उस गुड मॉर्निंग का कोई मतलब नहीं है। आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे की तारीफें करते हैं और कभी एक दूसरे के सुख में शामिल नहीं होते या मिले नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो वो बचा के रखना चाहिए कि आपका जो सोशल स्पेस इज नॉट सोशल मीडिया। जी बिल्कुल। सोशल स्पेस जब दोस्तों के साथ बैठ के आप चाय पिए, गप मारें, एक दूसरे के सुख दुख में आप उसके घर जाएं, तो वो जो है जरूरी है। आजकल के दौर में उसे बचाना और जरूरी है। और शायद हमारी संवेदनशीलता का जो क्षरण हो रहा है उसके लिए ये जो वर्चुअल मतलब इट्स नॉट रियल, इट अपीयर्स टू बी रियल बट इट्स नॉट रियल। तो जो मिथ्या चेतना, जिसको अगेन मार्क्स कहता है कि फॉल्स कॉन्शियसनेस है, फॉल्स कॉन्शियसनेस को रियल मानने की कोशिश ना करें, रियल बने रहने की कोशिश करें। तो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए। लाइफ इसी का नाम है। लाइफ अगर आपने वो चीज छोड़ी, वो छूट ही जाता है जी, कहीं ना कहीं जो है वो पीछे छूट जाता है। क्योंकि आप अगर रैट रेस में आए
रेट रेस में आए, तो ये प्रकृति का नियम बिल्कुल बिल्कुल कि आप कोई चीज बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं तो कोई चीज आपसे छूट जाती है ना, वो नेचर है। हाँ, तो नेचर है। बिल्कुल सर। अच्छा, कविता, शायरी, कथा लेखन, वृतांत, हमने बहुत सारी बातें कर ली। बॉलीवुड का कोई किस्सा जो हो आपसे जुड़ा हो, क्योंकि आप बॉलीवुड तो अभी तक तो एक्टिवली उसमें कंपनी के साथ भी आपका कुछ रहा। वो वैसे बहुत अच्छी सीरीज ने भी गाना रिलीज किया, मोक्ष ने भी रिलीज किया गाना। मेरे साथ दिक्कत ये थी कि भाई मैंने सोचा कि भाई जाते हैं मुंबई में, एक्सप्लोर करते हैं, गाना गाते हैं, तो उस दौरान वक्त भी था। और लेकिन फिर मुझे ये एहसास हुआ कि धीरे धीरे और मुझे ओरिजिनल म्यूजिक बनाना है। तो ओरिजिनल म्यूजिक बनाने में मुझे ये था कि भाई ठीक है, एक बार मैं मुंबई गया, कुछ मैंने एक्सप्लोर किया, फिर पता चला कि भाई यहाँ तो ये करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, इनसे मिलना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। मैं कहा भाई देखिए, सोशल मीडिया ने एक अच्छी बात की है कि आप अपने कंटेंट के खुद पब्लिशर हो सकते हैं। आप अपने हैंडल पे अपनी क्रिएटिविटी को आप शोकेस करिए। अगर लोगों को अच्छा लगता है तो आपकी फॉलोइंग, आपकी व्यूअरशिप बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे आपकी बात लोगों तक बात जो है वो दूर तक जाएगी, दुनिया तक पहुंचेगी। अगर बात है तो दुनिया तक जाएगी। बिल्कुल। और तमाम कंटेंट जो है, मैंने देखा कि मेरे तमाम गाने, तमाम शेर वो सैकड़ों की तादाद में शेयर होते हैं। अब आपको कोशिश नहीं करनी है कि अगर आप में अच्छी है बात, आप दूसरों के दिल की, जैसे मैंने ये था कि भाई मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ। तो ये शेर जो है, जब मैंने कभी 15 साल पहले लिखा होगा तो मुझे नहीं पता था कि इतना पॉपुलर हो जाएगा कि हर कोई इसको अपने लिए कोट करेगा और अपने ऊपर लिखेगा, खुद से ही कनेक्ट कर लेगा, हर मुशायरे में ये पढ़ा जाएगा। तो वो चीज ऊपर वाला तय करता है कि आप क्या करते हैं और उसको कितनी रिकॉग्निशन मिलती है। बहुत जोड़ तोड़ से कुछ खास होने वाला नहीं है। बिल्कुल, आज आपने बताया तो बहुत कुछ अपने बारे में और सुनाया भी। इसके अलावा भी और कुछ अगर सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, क्या आने वाला है? इंतजार, बहुत सारे लोग जो आपके फैंस हैं, आपके प्रशंसक हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे कि क्या आ रहा है। ढेर सारी चीजें। लेटेस्ट बुक आई है, तो अभी किताब तो बहुत जल्दी नहीं आएगी क्योंकि वक्त लगता है। इसमें कंपाइलेशन है, आप देखें 10 साल की कविताएं हैं, या कैलाश आई तो उसमें 2-3 साल लगा। और तो ऐसी मेरी गज़लें, कविताएं, कहानियां वो सब आती रहती हैं। लेकिन म्यूजिक कुछ आएगा, कुछ कवर सॉन्ग्स मैं करता हूं कभी कभी, और कुछ ओरिजिनल, ज़्यादातर कोशिश रहती है ओरिजिनल गज़लें करने की। तो वो धीरे धीरे आएगा। आप YouTube और सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़े रहिए। जो कुछ भी नया आएगा, एक ट्विटर पे आपने देखा होगा कि मैं 2 लाइनें कोट करता हूँ हमेशा। वो ट्विटर मैंने 20 में, जब कोरोना का दौर था, तो मैं ट्विटर पे सक्रिय हुआ और 2-2 लाइनें लिखने लगा और धीरे धीरे काफी लोग मुझसे जुड़ गए। वो शायद उनको ताजगी देती है, वो 2 लाइनें सवेरे सवेरे मैं जुड़ जाता हूँ। सुना दीजिए। नहीं, बहुत चीजें हैं। अच्छा। वो बोलता है तो सारा जहान सुनता है। वो बोलता है तो सारा जहान सुनता है, और हम हैं कि उसे देखते रह जाते हैं। वाह सर, क्या बात है। एक गजल मैंने कभी लिखी थी, गाई थी, वो है YouTube पे। तो वो मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। जरूर सर। सर्द हवा है भीनी भीनी, धूप फजा में छाई है। सर्द हवा है भीनी भीनी, धूप फजा में छाई है। ऐसे लम्हों में इस दिल को याद तुम्हारी आई है। सर्द हवा है, ताजा चोटें हैं आँखों में, फूल नमी के ताजा हैं। ताजा चोटें हैं आँखों में, फूल नमी के ताजा हैं। ताजा हैं फुरकत के सदमे, ताजा ये तन्हाई है। ताजा है फुरकत के सदमे, ताजा ये तन्हाई है।
ऐसे लम्हों में इस दिल को याद तुम्हारी आई है, सर्द हवा है। वाह सर क्या बात है सर, एक एक शब्द दिल को छू जाता है। मतलब एक Thank एक you. कहा जा सकता है कि जो आपकी रचना है, कोई भी ऐसी चीज है नहीं जो कनेक्ट ना करती हो। सर Thank you बहुत so बहुत much. थैंक यू। थैंक यू सो मच।